आवाज़ ही ना आ रही थी, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। इफेक्ट ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन कोरिलेशन पढ़ रहे थे। एक्स कोई सीरीज थी, वाई कोई सीरीज थी। अगर उन दोनों का कोरिलेशन निकाला, के आया। अब मैंने एक्स को मल्टीप्लाई करा ए से, वाई को मल्टीप्लाई करा बी से, तब भी आर एक्स वाई चेंज नहीं हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये ओरिजिनल एक्स वाई की जो सीरीज़ है, इसमें अगर मैं इसको किसी ए नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें प्लस कुछ सी कर दूं, ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा ये? तो ये मेरा हो जाएगा 2a प्लस सी। सी कोई भी यहाँ पर रियल नंबर हो सकता है ना। ये हो जाएगा मेरा 3a प्लस सी, 4a प्लस सी, और ये हो जाएगा 5a प्लस सी। तो क्या मैं इसको एक नई सीरीज बोल सकता हूँ क्या सर? ये यू सीरीज है, बोल सकता हूँ कि इसको यू किसी से भी डिनोट कर दूँ, और वहीं पे मैं इस बी वाई प्लस डी कर दूँ इसमें, तो मैं इसको बोलता हूँ सर ये डब्ल्यू सीरीज है। तो मेरी यहाँ पर ये आ गई सर 7b प्लस डी, 3a प्लस डी, सॉरी ए नहीं आएगा, यहाँ बी आएगा, 8b प्लस डी, 9b प्लस डी, और 10b प्लस डी। अब ये जो ए बी सी डी लिखे ना, यहाँ पर कुछ नहीं है, कोई रियल नंबर हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना इनसे। तो यहाँ पर भैया दो इक्वेशन बन गई क्या? ए एक्स प्लस सी इज इक्वल टू यू, और बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब अगर तुम्हारे पास क्या है, ये एक्स वाई पता है तुम्हें, इन एक्स वाई का क्या पता है तुम्हें? कोरिलेशन पता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कि ये जो एक्स वाई है ना, मुझे इसका कोरिलेशन पता है। तो मेरा इस यू डब्ल्यू का कोरिलेशन क्या होगा? क्या मैं इसको दोबारा सोल्व करूँगा? नहीं। तो यहाँ पर मेरा इस आर ऑफ यू डब्ल्यू होगा, मतलब एक्स वाई का पता है। अगर ओरिजिनल सीरीज का मुझे पता है ना, तो मल्टीप्लाई प्लस करने पर जो बनी है ना सीरीज, उसका कोरिलेशन होगा मेरे पास साइन ऑफ ए प्लस, सॉरी प्लस नहीं, मल्टीप्लाई साइन ऑफ सी मल्टीप्लाई आर एक्स वाई। साइन मतलब इस ए के साथ क्या साइन है, अभी क्वेश्चन करेंगे तब और समझेंगे कि इस ए का साइन क्या, मतलब मान लो यहाँ लिखा हुआ है -3x, तो ए का साइन क्या हो गया? माइनस, और बी का साथ लिखा हुआ है -4x, तो यहाँ पर बी का साइन हो गया माइनस। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरा किसी सीरीज का पता है, तो जिस सीरीज का मुझे पता करना है जो उसी से बनी हुई है, बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? कि किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना, प्लस करना, उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेशन लगाए सारे मैंने। समझ में आ गई क्या बात? तो अगर पता है आर एक्स वाई का और कोई आर यू डब्ल्यू का पता करना है, तो ऐसे पता हो जाएगा। आओ अब इस फॉर्मूले से हम करते हैं सवाल। हाँ, सवाल क्वेश्चन एक ही बात है। जैसे भाई ये वाला क्वेश्चन है आपका, गिवन कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई, मतलब सर आर एक्स वाई दिया हुआ है क्या मेरे को? आर एक्स वाई दिया हुआ है यहाँ पर 0.5, और बोल रहा है सर फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन यू एंड वी, मतलब आर यू वी पता कर दो। मेरे को इक्वेशन दी हुई है 2u माइनस 3x प्लस 4। तो अगर मुझे यू वी का पता करना है, तो मैं इस इक्वेशन को यू में, यू की टर्म्स में लिख लूँ क्या? तो 2u इज इक्वल टू 3x माइनस 4 हो जाएगा क्या? तो u इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 3/2x माइनस 2 हो जाएगा, 4 में डिवाइड हो जाएगा, पूरी इक्वेशन में डिवाइड किया भाई। तो यहाँ पर ये मेरा क्या आ गया? u की टर्म्स में आ गई क्या? ये एक इक्वेशन आ गई,
आओ अब दूसरी को देखते हैं। और दूसरी आपकी है 4v प्लस 16y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। भाई 2 को डिवाइड दिया है मैंने पूरी इक्वेशन में, मल्टीप्लाई में था ना 2u यहाँ पे। हाँ तो -4 है तो क्या हो गया, तो 4 में डिवाइड जाएगा 2 का, 3x में भी 2 का डिवाइड जाएगा, 4 में भी डिवाइड जाएगा 2 का। हाँ मैंने दोनों में, समझ में आती है ये बात तुम्हें? अगर नहीं समझ आती तो समझ लो भाई इस चीज़ को, कि जैसे मान लो कोई इक्वेशन लिखी हुई है 2x इज इक्वल टू -7u प्लस 3 ऐसे लिखा हुआ है, तो ये x जो होता है ये डिवाइड जाता है 7u प्लस 3 अपॉन में, तो सेपरेट डिवाइड कर लो चाहे इनको, 7/2u प्लस 3/2, दोनों में डिवाइड दे दिया सेपरेटली, है ना, कर सकते हैं ये वाली मैथ। एलसीएम नहीं, सेपरेट डिवीजन हो गया है दोनों टर्म्स में, समझ में आ गई ना बात? चलो भाई आगे देखते हैं। आओ तो यहाँ पर मेरी पहली इक्वेशन तो ये थी, देखो गिवन, यहाँ से मैंने इसको u की टर्म्स में कर लिया क्योंकि मेरे को r u v निकालना है। अब यहाँ से मैं v निकाल लूंगा क्या? अरे बोलो भाई, चलो तो निकाल लेते हैं। आओ तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा -16y -11, ठीक है, और 4 का डिवाइड जाएगा दोनों में, 16 में 11 में, तो -4 4 जा 16 -11/4। अरे सही है क्या बात इतनी? तो सर अब मेरे को निकालना तो मेरा क्या था, r ऑफ v निकालना है। हाँ r ऑफ u भी निकालना है, तो आओ निकालते हैं। तो r ऑफ u v इज इक्वल टू क्या होगा, साइन ऑफ a का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव ही है क्या? देखो भाई ये रहा 3/2 है यहाँ पर a, तो a का साइन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव है, तो प्लस v का क्या है, हाँ भाई rxy कितना है, तो प्लस माइनस -0. सही है क्या बात? बस इतना सही है। तो माइनस का आ रहा है ना लगभग। ठीक है भाई, आर ऑफ यू की वी कितना आ रहा है देख लो, माइनस का। समझ में आगे बढ़े, सिंपल है ना। इसमें देखो क्या रामायण कर रही है, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है इस चीज़ की। इसको नोट कर लो, सवाल लिख लो इसके साथ ऊपर, और क्वेश्चन के साथ ये चीज़ नोट हो गई। तो क्या करोगे, किसी का 2 का गिवन होगा तो जिसका पूछेगा उसकी इक्वेशन बना लोगे, और x के साथ जो होगा वो a होगा, y के साथ जो रहेगा वो b रहेगा, दोनों के साइन देखोगे, मल्टीप्लाई करोगे और rxy की वैल्यू रख दोगे। चलो एक इक्वेशन वाला सवाल कर लोगे अब तुम खुद सब। तो यहाँ से तुम्हें ऑब्जर्व क्या करना है भाई, यहाँ से ऑब्जर्व करो। यहाँ से हम स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पे एक, कि सर जो हमारा कोरिलेशन है वो चाहे उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लो, चाहे उसमें कुछ प्लस कर लो, उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता। देखो 0.5 था, 0.5 यहाँ पर साइन ही बदल सकता है। मतलब कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्केल एंड ओरिजिन। स्केल मतलब कि सर उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर लो, ओरिजिन मतलब उसमें कुछ प्लस कर लो। बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से कैसा है, वो इंडिपेंडेंट है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता मैग्नीट्यूड पे। ओरिजिनल सीरीज का जो था ना वही बना रहेगा, बस साइन में फर्क पड़ जाएगा, वो हम देख लेंगे कि इस फॉर्मूले से। तो यहाँ लिखेंगे हम स्टेटमेंट लास्ट में,
नोट डाल के it means shift and scale। शिफ्ट का मतलब उसमें प्लस कुछ कर रहा हूं तो डाटा शिफ्ट हो रहा है ना, और स्केल मतलब उसका मैग्नीट्यूड अगर बढ़ा रहा हूं तो शिफ्ट एंड स्केल डोंट चेंज द मैग्नीट्यूड, डोंट change the magnitude of correlation, only the sign can be changed। और वो भी चेंज कब होगा? जब मैंने एक तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया और एक पॉजिटिव से। अब अगर दोनों ही पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, है ना। मतलब जो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन था ना वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा अगर आपने दोनों अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हम ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जर्व कर दोगे भाई, आए भी होंगे तुम्हारे, तुमने गलतियाँ करी होगी जो। सही है चलो। हाँ भाई अब पढ़ेंगे, आज टॉपिक डालो नया, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन पढ़ेंगे अब। हेडिंग डालो रिग्रेशन एनालिसिस। देखो भाई रिग्रेशन एनालिसिस का मतलब क्या है। देखो मेरी बात सुनो, जो अपन देखो है ना कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ना, वो आप है ना किसी भी कोई भी सीरीज हो किसी का भी निकाल सकते हो। मतलब जैसे मैंने आपको एक वेरिएबल दिया x, चाहे उस वो जो प्रोडक्शन है ना, मतलब वो जो डाटा है ना x का, वो किसी है ना मिल्क फैक्ट्री का है, और जो y का डाटा है ना वो किसी हॉस्पिटल का है, तुम उनका भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाल सकते हो। पर वो सेंस नहीं बनाता कोई कि भैया मिल्क फैक्ट्री का प्रोडक्शन और हॉस्पिटल का डेटा में क्या रिलेशन होगा। मान लो कुछ हुआ भी, पर ऐसे बहुत सारी सीरीज हो सकती है जैसा जिनमें कोई रिलेशन नहीं होगा, पर फिर भी आर की वैल्यू आती है। आर को इस बात से, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक्स वाई कहाँ से आए हैं, उसमें सेंस से मतलब नहीं है, बस वो एक नंबर निकाल के देगा तुम्हें, है ना भाई। पर जो रिग्रेशन है ना उसमें फर्क पड़ता है।
वहाँ पर जो भी निकलेगा ना एक्स वाई में रिलेशन, वो हर किसी का नहीं निकाल सकते, वो सिमेट्रिक या फिर सेम डेटा का निकलेगा, उसमें सेंस होना चाहिए। रिग्रेशन जो होता है वो नॉनसेंस कभी नहीं होगा, को रिलेशन नॉनसेंस हो सकता है। समझ गए ये बात भाई? रिग्रेशन एनालिसिस जो है, इसमें जो भी हम एक्स वाई के अंदर रिलेशन निकालते हैं वो कैसा रहेगा, हमेशा सेंसिबल रहेगा। ये क्या है क्या नहीं है, अभी इसको एक चीज़ को समझेंगे। पहले भाई इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा। लिखो, रिग्रेशन एनालिसिस is the technique for measuring or estimating the relationship among variables। जो भी आपके एक्स वाई होते हैं उनमें क्या निकालने का काम आता है, रिलेशन, जो अपन कोरिलेशन में भी निकाल रहे थे। पर कोरिलेशन में रिलेशन कैसा मिलता था, नॉन, बस वो इतना बताता था कि ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है तो, मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना वो इतना ही बता सकता था कि भैया दोनों जो सीरीज है ना उसमें एक दूसरे में वो एक दूसरे कैसे बिहेव कर रहे हैं, रिलेशन नहीं बताता था वो सिर्फ इतना बताता था कि वो एक दूसरे कंपैरिजन में कैसे कोरिलेटेड है ना। पर रिग्रेशन एनालिसिस में क्या देखते हैं हम कि भैया अगर एक एक्स है ना तो वो वाई के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है, मतलब उसके अंदर मेरे को पूरी लीनियर इक्वेशन मिलेगी एक, कि भैया जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि अगर x तुम्हारा 2, 3, 4, 5 है तो y जो है ना वो इस x से किसी ना किसी तरह से मिलके बना होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ 3x + 2, तो ये रिलेशन है किसमें, x और, है ना। जैसे भाई कि अगर मेरे को x पता है तो मैं y निकाल सकता हूँ। देखो 3 2 6, 6 + 2 8, 3 3 9, 9 + 2, 4 3 12, 12 + 2 14, और 5 3 15 + 2। तो भैया मैं कह सकता हूँ ये जो मैंने ये लिखा है ना यहाँ पे, ये कुछ और नहीं है, ये रिलेशन ही तो है बिटवीन वेरिएबल। अब एक बात बताओ, क्या ये रिलेशन दो नॉनसेंस सीरीज में कभी आ सकता है क्या? मान लो इस तरफ रुपीस लिखे हुए हैं, इस तरफ रुपीस का कोई डेटा है और इस तरफ मान लो IQ का डेटा है, क्या दोनों में कभी कोई रिलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। प्रोडक्शन और डिमांड में रिलेशन हो सकता है, प्रोडक्शन और कोई भी दूसरी चीज नॉनसेंस जो तुम्हें लगे कि क्या ले, हाँ रेनफॉल, कोई रिलेशन नहीं हो सकता, है ना। तो जो दो नॉनसेंस चीज होगी उनमें कभी रिलेशन डेवलप हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। इसलिए रिग्रेशन एनालिसिस हमेशा क्या होता है, सेंसेबल होता है कि भैया अगर 8 सेंटीमीटर क्यूबिक रेन हर महीने हुई है तो प्रोडक्शन कितना हो गया भाई, यील्ड क्या रही है आपकी, ठीक है ना। तो रिग्रेशन एनालिसिस में हमेशा क्या मिलेंगे, दोनों वेरिएबल में मुझे। तो रिग्रेशन एनालिसिस द टेक्निक फॉर मेजरिंग और एस्टिमेट द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। इतनी बात समझ में आती है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, रिग्रेशन एनालिसिस
provide estimates of values of dependent variable from the values of independent वेरिएबल। हाँ भाई आओ, अब समझो यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कौन है। अरे भैया ये क्या समस्या हो गई पेन टैब को हमारे, चल रहा लाला। हाँ भाई, अब देखो मैंने ऊपर एक सीरीज ली एक्स वाई की और दोनों में रिलेशन लिखा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पर एक रिलेशन लिखा था y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। जब भी आपको रिलेशन मिलेगा ना दोनों वेरिएबल में, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, इनमें से एक को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, एक को बोलते हैं। तो एक भैया लाला ध्यान दो यहाँ पे, ये जो x है ना ये इंडिपेंडेंट है क्योंकि आप इसको ले रहे हो और y आ रहा है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो भैया यहाँ पर x कैसा हो गया हमारा, इंडिपेंडेंट। कैसा है, इंडिपेंडेंट। ये अपनी मर्जी का मालिक है और y बेचारा गुलाम है किसका, x का, तो ये डिपेंडेंट है। और अगर मान लो इक्वेशन ऐसी लिखी हुई हो x इज इक्वल टू 3y प्लस 4, तो y यहाँ पर कौन हो गया, अब स्वतंत्र हो गया है, इंडिपेंडेंट हो गया है। बोलो हो गया है क्या, और x कौन हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है। समझ गए बात। तो x और y कौन, किसको हम डिपेंडेंट बोलेंगे, किसको इंडिपेंडेंट बोलेंगे। जो जिसकी वैल्यू निकाली जा रही है वो कौन होता है, डिपेंडेंट, और जिसकी वैल्यू पुट की जा रही है वो कौन होता है, इंडिपेंडेंट। तो रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड एस्टिमेट ऑफ वैल्यूज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। किसकी वैल्यू प्रोवाइड कराता है, डिपेंडेंट वेरिएबल की, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ। जैसे हम बात करें कि भैया प्रोडक्शन जो किया गया है किसी कंपनी में वो कैसा है, वो इंडिपेंडेंट है। क्यों प्रोडक्शन इंडिपेंडेंट कैसे है सर, कि भैया किसी कंपनी ने 10,000 लीटर मिल्क प्रोड्यूस किया, उससे कितनी इनकम जनरेट हो जाएगी, ये है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट ही होगा कि भैया बिकेगा कि 10,000 लीटर आपने प्रोड्यूस करा है, जब वो बिकेगा उसकी वैल्यू क्या है, 1 लीटर की वैल्यू क्या है, वो मार्केट पे डिपेंड करती है। मतलब वो इंडिपेंडेंट है, हमारे हाथ में नहीं है उसका कंट्रोल। ठीक है, पर लीटर की जो वैल्यू रहेगी उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या रहेगा, इनकम रहने वाली है हमारी, हमारा प्रॉफिट रहने वाला है। समझ में आएगी बात। कोई एक चीज़ हमेशा क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, इंडिपेंडेंट, जो अस्वतंत्र है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और जिसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है वो डिपेंडेंट हो गया उसके लिए। समझ गए बात। इक्वेशन देख के समझ जाओगे कौन इंडिपेंडेंट है कौन डिपेंडेंट है। और दूसरा पॉइंट भी समझ में आ जाना चाहिए कि रिग्रेशन एनालिसिस प्रोवाइड एस्टिमेट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, कि यहाँ पर हमारे को वैल्यू किसकी मिलती है, बाय द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आओ भाई तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है द डिवाइस
to accomplish their estimate procedure is the regression line. ये क्या रामायण कह दी सर? देखो भाई, समझो बात को। देखो भाई, जब तुम्हें मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू 3y प्लस 4 और y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, ठीक है? तो ये जो दोनों ही है ना तुम्हारी, ये क्या है? ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्या है ये? क्या है ये भैया? एक लीनियर मतलब जहां पर जो डिग्री ऑफ वेरिएबल है वो कितनी है? 1। थोड़ा बेसिक मैथ जानते हो अगर, 10वीं में पढ़ते हैं अपन कि जहां वेरिएबल की पावर कितनी रहती है? 1। तो उसको अगर ग्राफिकली मैं प्लॉट करूंगा तो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगी, ठीक है? तो भैया जैसे हम कोरिलेशन के अंदर, जब कोरिलेशन में हमें एक्स वाई के अंदर स्टडी करना होता था तो हमें उसको उस स्टडी हम किससे करते थे? आर से। आर की वैल्यू निकालते थे, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते थे। यहाँ हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन नहीं निकालते, हम यहाँ क्या निकालते हैं? रिग्रेशन लाइन। क्या निकालते हैं? तो यहाँ हम ये जो दिख रही है ना, ऐसी लाइंस मिलेगी हमें दो, इसकी हेल्प से ही हम क्या निकालते हैं? एक्स वाई में बताते हैं कैसा रिलेशन है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा टूल? रिग्रेशन लाइन। क्या रहने वाला है? वहाँ क्या रहता था? आर, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है भाई, अगला लिखो पॉइंट। The regression line describes the average relationship existing between x and रिग्रेशन लाइन हमें क्या देती है? जो रिलेशन एग्जिस्ट करता है ना एक्स वाई में, वही मिलता है बस, और कुछ नया नहीं मिलता। चलो भैया, आज के लिए इतना ही। इंट्रोडक्शन दिया है बस आज रिग्रेशन का, समझ गए ना बात? बाकी हम बातें कल करेंगे, जिसमें थोड़ा सा रिग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, रिग्रेशन लाइन को ग्राफिकली समझेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलो भाई, हाँ जी।